हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख शिलालेखों के बारे में। तो शिलालेख से संबंधित जो भी अपने एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं या फिर जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं अपने शिलालेख से संबंधित, उन तमाम जो सारे फैक्ट बनते हैं उनको यहाँ पर एक साथ ही कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, राजस्थान के इतिहास के स्रोत से संबंधित या फिर राजस्थान का जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करने से संबंधित जो सबसे पहली चीज अपने को ध्यान में रखनी है या फिर अपने को जो पता होनी चाहिए कि इतिहास होता क्या है या फिर इतिहास की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो अतीत की वे घटनाएं जिनका निश्चित कालक्रम होता है और जो प्रमाणित साक्ष्यों पर आधारित होती है उनको अपने क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। तो अपने यहाँ पर आज स्टार्ट कर रहे हैं जैसे राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास को जानने से संबंधित कुछ जो अपने को साक्ष्य होते हैं उनको लगभग अपने 3 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले अपने थोड़ा सा जाने कि राजस्थान के इतिहास के जो प्रमुख स्रोत हैं, इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत को अपने 3 भागों में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर आज अपने कवर करेंगे, पहला तो होता है शिलालेख। शिलालेख के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पश्चात में जो अपना सेकंड टाइप रहता है ताम्रपत्र के बारे में, वो थर्ड है अपना सिक्के एवं मुद्राएं। सिक्के एवं मुद्राएं मुख्य रूप से 3 प्रकार है अपने राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए। इसमें से पहला अपना राजस्थान के शिलालेख के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं या फिर अभिलेखों के बारे में अपनी चर्चा करने वाले हैं। जो अपने एग्जाम के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं वही अपने यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, अपने वापस से आ जाते हैं आज के फैक्ट पे। सबसे पहले देखें इसके कुछ, देखिए शिलालेख की चर्चा करें या फिर शिलालेख तो होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन के रूप में समझे अपने यहाँ पर। शिलालेख या फिर अभिलेख पत्थरों की शिला। देखिए यहाँ पर एक शिलालेख, शिलालेख का सीधा मतलब होता है, शिला का मतलब होता है पत्थर और लेख का मतलब है उसपे कुछ लिखा हुआ। तो पत्थर पर जो भी चीजें लिखी होती है उनको अपने किस नाम से जानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं, उनको शिलालेख या फिर उनको अपने अभिलेख के रूप में जानते हैं। जैसे अपने यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन के रूप में वापस से यहाँ पर आ जाते हैं कि पत्थर की शिलाओं, दीवारों एवं स्तंभ आदि पर किसी भी प्रकार की जानकारी लिखी हुई मिलती है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, शिलालेख या फिर अभिलेख बोलते हैं। सेकेंड टाइप की अपने बात करें तो एक होता है प्रशस्ति। तो प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा बस, जो भी कुछ जो अपने को साक्ष्य मिलते हैं उनको अपने प्रशस्ति बोलते हैं। जैसे डेफिनेशन के रूप में आ जाते हैं अपने कि जब किसी शिलालेख पर किसी शासक की उपलब्धियों का यशोगान मिलता है उसको अपने क्या बोलते हैं, प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आज आया हुआ है अपने कि अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उनको अपने क्या बोलते हैं, तो उनको बोला जाता है एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या हो गया, एपिग्राफी। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीजें अपने कवर करें, लेकिन कुछ चीजें आपको मैं स्टार मार्क के रूप में बताऊंगा या फिर ऑलरेडी यहाँ पर आपको हाईलाइट की हुई मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपना मेन फोकस रहेगा जो प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड। बाकी देखने को बहुत सारे अभिलेख हैं जो अपने एग्जाम के रिलेवेंट नहीं है। एग्जाम में रिलेवेंट वही है जो लास्ट जो एग्जाम्स में उनमें आए हुए हैं, वही अपने यहाँ पर कवर करने वाले। तो पहला जो आपको यहाँ पर स्टार मार्क करना है या फिर अपने एग्जाम की जो जो इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है वो कौन सा है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। अब अपने देखते हैं कि भारत में पहली बार शिलालेख ईरानी राजा दारा प्रथम की प्रेरणा से महान मौर्य शासक अशोक ने लगवाए थे। तो सबसे मेन चीज वापस से ये चीज हाईलाइट करनी है कि भारत में अगर आपने देखें कि जो शिलालेखों का जो पहला जो शुरुआत की थी किसके द्वारा की गई थी, मौर्य शासक अशोक के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। भारत में संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, गुजरात में है। तो ये भी है संस्कृत भाषा में। जो भी प्राचीन अपने शिलालेख है उनकी लगभग की जो अपनी भाषा मिलेगी संस्कृत मिलेगी। जैसे जैसे अपने टाइम बढ़ेगा उसके हिसाब से संस्कृत के अलावा जो स्थानीय भाषाएं उनमें भी अपने को काफी लेख देखने को मिलते हैं। लेकिन जो लगभग जो अपने को यहाँ पर पढ़ेंगे या फिर अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है उनकी जो लगभग की जो भाषा रहेगी किस प्रकार की रहेगी, संस्कृत ही रहेगी। अब प्राचीन अभिलेखों की भाषा क्या है, संस्कृत है। और जो इनकी लिपि है वो क्या है, महाजनी, नागरी या फिर ब्राह्मी। ये बारे में पूछना है, काफी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसी भी पर्टिकुलर अभिलेख से संबंधित कि इस पर्टिकुलर अभिलेख की भाषा क्या रहेगी। तो लगभग की जो भाषा है वो संस्कृत ही रहती है। चलिए उसके अलावा जब अपनी बात की कि ये जो अपने अभिलेख या फिर शिलालेख की जो चर्चा करते हैं तो उनके बारे में जो सारा काम देखता है या फिर इनसे संबंधित जो विभाग है उसकी शुरुआत कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की जो स्थापना है 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी।
और जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। उसके पश्चात में इसका जो पुनर्गठन किया गया था 1902 में सर जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया। मतलब अब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो पुनर्गठन का जो कार्य है सर जॉन मार्शल के द्वारा 1902 में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है अपने लिए कि इसकी शुरुआत तो किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1861 में। लेकिन इसका जो पुनर्गठन है, इसको दोबारा से स्थापना की है, वो किसके द्वारा की गई है? जॉन मार्शल के द्वारा। लेकिन अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का जो कार्य है 1871 में एसीएल कार्लाइल के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट अपने लिए इसमें ये है कि इसमें राजस्थान में स्पेशली, क्योंकि राजस्थान के लिए अपने तैयारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो अभिलेखों से संबंधित जो इस स्लाइड में अपने देख सकते हैं वो ये है कि राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो कार्य किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एसीएल कार्लाइल के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया। चलिए अब बात करेंगे अपने वन बाय वन अपने जो प्रमुख शिलालेख हैं उनके बारे में। जो अपने एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है वो ये अपने बता दूंगा। बाकी लगभग आपको यहाँ पे चीजें हाईलाइट की हुई मिलेगी और साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अगर अपने को ध्यान में आते हैं तो वो भी अपने यहाँ पर हाईलाइट करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले अपना बडली गांव का शिलालेख जो कब का है? 443 ईस्वी पूर्व का। देखिए इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि काफी बार जो क्वेश्चन है अपने ईस्वी पूर्व के अलावा अपने को काफी बार विक्रमी संवत में भी पूछ लिया जाता है। तो विक्रमी संवत और ईस्वी पूर्व में जो ईस्वी का सन है अपना उसमें 57 साल का डिफरेंस होता है। तो वो चीजें अपने को ध्यान रखनी है क्योंकि कंफ्यूज नहीं तो बाई चांस जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको बता दिया गया कि 443 ईस्वी पूर्व है, लेकिन अगर आपको इसका विक्रमी संवत अगर आपको पूछ लिया जाए तो आपको इसमें 57 एड ऑन करते हुए चलना है। दोनों चीजें अपने को ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहला है कि ये मिला कहाँ पर है? तो विनोद माता मंदिर बड़ली गांव जिला केकड़ी से प्राप्त हुआ है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है इससे संबंधित कि बड़ली गांव का जो शिलालेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है। पहले ये अजमेर जिले में था जब ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वर्तमान में कौन से जिले में है? केकड़ी जिले में है। तो पहले ये अजमेर में था इसलिए अजमेर ऑप्शन था। वर्तमान में अगर आता है बड़ली गांव के शिलालेख से संबंधित कि वर्तमान में कहाँ पर है तो अपने को ध्यान रखना है केकड़ी के बारे में। अब इसकी खोज किसके ने की थी? जीएच ओझा के द्वारा। और लेकिन ये वर्तमान में क्या है? अजमेर संग्रहालय में ये संग्रहित है या फिर रखा हुआ है। इंपॉर्टेंट अपने यही है कहाँ पर है अपने, कहाँ पर मिला है? केकड़ी वर्तमान में। पहले ये अजमेर में था, क्वेश्चन जब आया था उस समय अजमेर में था क्योंकि राजस्थान में जो नए जिले बन चुके हैं उसके पश्चात में जो बड़ली गांव का जो शिलालेख है वर्तमान में कहाँ पर है? केकड़ी जिले में। नेक्स्ट अपने भाबरू शिलालेख, भाबरू का शिलालेख। तो बीजक की पहाड़ी से यह शिलालेख कैप्टन बर्ड को मिला है 1837 में। कैप्टन बर्ड को मिला है, कब मिला है? 1837 में। कौन सा शिलालेख है? भाबरू का शिलालेख है। और वर्तमान में ये जो बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड जिले में है। पहले अपने जयपुर पढ़ते थे, वर्तमान में कौन से जिले में है? कोटपुतली बहरोड में। सम्राट अशोक का शिलालेख है। सम्राट अशोक का यह शिलालेख है। इस अभिलेख में सम्राट अशोक द्वारा त्रिरत्न मतलब बुद्ध धम्म संघ के बारे में या फिर इसमें आस्था प्रकट की गई है। तो ये भी जानकारी देखने को मिलती है कि सम्राट अशोक का ये जो अधिकार क्षेत्र भी अपने बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो शासन कार्य पहले किसका था? सम्राट अशोक से संबंधित है। क्योंकि ये जो जानकारी है अपने को किससे संबंधित देखने को मिलती है? अशोक से संबंधित देखने को मिलती है। तो भाबरू शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई है? कैप्टन बर्ड के द्वारा 1837 में। और अशोक सम्राट अशोक से संबंधित है। और जो त्रिरत्न कौन से है? बुद्ध धम्म संघ, इसमें आस्था प्रकट की गई है किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। तो ये जानकारी अपने को ध्यान में रखनी है, एग्जाम ओरिएंटेड अपने फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट अपना बेराट का शिलालेख। यह शिलालेख है भीम डुंगरी की तलहटी में एक चट्टान पर मिली है और खोज किसके द्वारा? कार्लाइल के द्वारा 1871 में की गई है। जैसे अपने यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्लाइड में देखे आए हैं कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की या फिर जो शुरुआत का कार्य किसके द्वारा किया गया था? एसीएल कार्लाइल के द्वारा किया गया था। जैसे अपने यहाँ पर चर्चा की है, देखिए इसके बारे में बेराट शिलालेख के बारे में। ये खोज की भी किसके द्वारा की गई है? एसीएल कार्लाइल के द्वारा 1871 में इसकी खोज की गई है। नेक्स्ट अपना घोसुंडी का शिलालेख जो कब का है? द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व का है। घोसुंडी गांव में मिला है। तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और किस अवस्था में है? खंडित अवस्था में प्राप्त हुआ है। भाषा कैसी है? संस्कृत है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि घोसुंडी का जो शिलालेख है उसकी भाषा क्या है? वह संस्कृत और लिपि है उसकी ब्राह्मी। खोज करता है इसके कवि राजा श्यामल दास। और इस शिलालेख को सर्वप्रथम किसके द्वारा? डॉक्टर भंडारकर के द्वारा पढ़ा गया था। इंपोर्टेंट वापस से है, मोस्ट ऑफ द चीजें हैं अपने एग्जाम में जो पूछी गई है वही अपने कवर करेंगे। एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल यहाँ पर कवर नहीं करने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है अपने वही अपने कवर करेंगे। देखिए शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा है? शिलालेख को डॉक्टर भंडार के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इस शिलालेख में गजवंश के शासक सर्वदत्त द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिलती है। तो ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि अश्वमेध यज्ञ की जानकारी अपने को कौन से अभिलेख से देखने को मिलती है? वो कौन सा है? अपना
गोसुंडी का शिलालेख। वैष्णव और वल्लभ संप्रदाय के सबसे प्राचीन अवशेष आपने कौन से हैं, कहाँ पर देखने को मिलते हैं? गोसुंडी शिलालेख में। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला ये क्वेश्चन आ चुका है कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित जो प्राचीन शिला जो जानकारी अपने को देखने को मिलती है, कहाँ से मिलती है? गोसुंडी का शिलालेख, जो क्या है राजस्थान का सबसे प्राचीन जिसको माना जाता है। वर्तमान में कहाँ पर है? उदयपुर संग्रहालय में, और इसे क्या बोला जाता है? हाथीवाड़ा शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ 4 चीजें जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। गोसुंडी शिलालेख से संबंधित चारों ही अपने एग्जाम में आ चुके हैं, जिसमें पहले बात करें इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। सबसे पहले किसने पढ़ाया? डॉक्टर भंडारकर ने। जो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी कहाँ से देखने को मिलती है? वैष्णव या फिर वल्लभ संप्रदाय के प्राचीन जो अपने को साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलती है, और इसका उपनाम या फिर दूसरा किस नाम से? हाथीवाड़ा शिलालेख के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए, इसके अलावा अपने नेक्स्ट बात करें नानसा युग स्तंभ लेख के बारे में, जो कब का है? 225 ईस्वी का है। नानसा गांव भीलवाड़ा से मिला है। यह स्तंभ लेख राजा सोम द्वारा स्थापित है। राजा सोम द्वारा स्थापित है। इसमें कुछ ज्यादा इसमें क्वेश्चन आए हुए नहीं है, इसलिए अपने कुछ ध्यान में रखना है सिर्फ कि नानसा युग स्तंभ कब का है? 225 ईस्वी पूर्व का है। नेक्स्ट अपना मानमोरी शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है। मानमोरी का शिलालेख कब से संबंधित है? 713 से। खोजकर्ता किसके द्वारा की गई? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मानसरोवर झील के तट पर मानमोरी शिलालेख की खोज की गई है। और अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि जब ये जेम्स टोड वापस जा रहे थे, उस समय ये अपने साथ लेके जा रहे थे, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से इसने इसको जो अपना मानमोरी जो शिलालेख है, इसको कहाँ फेंक दिया था? समुद्र में फेंक दिया था। इससे संबंधित ज्यादा जो जानकारी अपने को नहीं मिलती है, लेकिन एक कर्नल जेम्स टोड की एक पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसकी कब कब की है? 1829 से। इससे अपने को जानकारी देखने को मिलती है। तो इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या बन जाता है कि मानमोरी का शिलालेख है, खोज करता है कर्नल जेम्स टोड, और इसको समुद्र में फेंकने वाला कौन है? कर्नल जेम्स टोड, जिसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? कर्नल जेम्स टोड की जो पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1829 में जिसका प्रकाशन हुआ था, वहां से अपने को जानकारी मिलती है। और इसका जो लेखक है वो कौन है? पुष्य है, जो नागभट्ट का पुत्र था। उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य। समुद्र मंथन की जो जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? मानमोरी शिलालेख से मिलती है। और चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर भी प्रकाश डालता है। जैसे अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़ या फिर अपने मेवाड़ का जो इतिहास पढ़ते हैं, तो चित्तौड़ पर पहले किसका शासन था? मानमोरी का शासन था। उसके पश्चात में जब अपने पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ के संबंध में, उसके पश्चात में मानमोरी के पश्चात में कौन सा जो अपना जो शासक वर्ग आ जाता है, उसके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। कौन सा है? गोहिल। गोहिल के बारे में। चित्तौड़गढ़ शासक मानमोरी द्वारा चित्तौड़गढ़ में मंदिर निर्माण की भी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? मानमोरी शिलालेख से मिलती है। और इसकी चर्चा आपने कर चुके हैं कि जब कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड जाते समय ये अपने साथ ले गए थे, लेकिन इनको लास्ट में कहाँ पर इसको समुद्र में इसको फेंक दिया गया था, जिसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, वहां से देखने को मिलती है। तो मानमोरी शिलालेख के बारे में ध्यान रखना है। 713 ईस्वी का है। खोजकर्ता कौन है और उसको लास्ट में समुद्र में फेंकने वाला भी कौन है? चलिए नेक्स्ट अपना बिजोलिया का शिलालेख जो है 1170 ईस्वी का। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का कहाँ से मिला है? बिजोलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर से इसमें मिला है। और लिखवाया किसने है? दिगंबरी जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसको लिखाया गया है। इंपॉर्टेंट अपने लिए किसके द्वारा लिखवाया गया है? दिगंबरी जैन श्रावक लोलाक के द्वारा इसको लिखाया गया है। यह शिलालेख चौहान शासक सोमेश्वर के समय का है। सोमेश्वर का समय, सोमेश्वर कौन है? पृथ्वीराज थर्ड के फादर, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के फादर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के फादर है, जिनका जो अगर आपको समय भी पूछ लिया जाए तो 1169 से 1177 इनका क्या है? ये कार्यकाल है या फिर इनका समय है। सोमेश्वर का समय का है, तो मतलब ये, और जब अपने शिलालेख की जैसे अपने स्टार्टिंग में चर्चा कर ली है, ये कब का है? 1170 का है। किसने लिखवाया है? जैन श्रावक लोलाक के द्वारा। और सोमेश्वर के चौहान के समय का है। और इसके जो रचयिता है गुणभद्र, और इसके कायस्थ केशव ने इसको लिखा है। चौहान वंश से संबंधित जानकारी मिलती है, क्योंकि इसकी चर्चा आपने कर ली है कि सोमेश्वर के समय का है, तो अपने को जानकारी कहाँ से देखने को मिलती, किस वंश से संबंधित देखने को मिलती है? तो चौहान वंश से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है कि एक अपना टॉपिक अलग से मिलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, उसमें अलग से पढ़ेंगे कि जो अग्निकुंडी जो सिद्धांत है उसमें बताया गया कि चौहानों की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन यहाँ पर जो एक बिजोलिया जो शिलालेख है उसमें ऐसा बताया गया है कि चौहान है वो किसकी इसको, तो इसमें चौहानों को क्या बताया गया है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इंपॉर्टेंट अपने लिए है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस शिलालेख के अंतर्गत चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? वो कौन सा शिलालेख है? अपना बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी का। इसे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने
दिल्ली को अपने अधीन किया था और इसमें ऐसा भी उल्लेख है कि सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा, वासुदेव चौहान, जो चौहानों का क्या है, आदि पुरुष है, जिसको अपने बोलते हैं चौहानों का आदि पुरुष या फिर संस्थापक, आदि पुरुष, या फिर जिनको अपने बोलते हैं शाकंभरी के चौहानों के संस्थापक के रूप में, जिन्होंने लगभग 551 ईस्वी में चौहान राजवंश की स्थापना की थी सांबर इसके आसपास के क्षेत्र में। और उसके पश्चात में ऐसा माना जाता है कि जोलिया शिलालेख के अनुसार इस सांबर झील का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वासुदेव चौहान के द्वारा किया गया था। इस शिलालेख में भूमिदान का वर्णन मिलता है, जिसको अपने किस नाम से, ढोली भूमि के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा कई स्थानों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है, जैसे दिल्ली को पहले बोला जाता था दिल्ली का, जालोर को जापालीपुर, सांबर को शाकंभरी, भीनमाल को श्रीमाल और नाडोर को हेडुल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे अपने उपनाम हैं, वो ध्यान रखने हैं। लेकिन 3-4 चीज जो अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये किसके द्वारा लिखवाया गया है, तो चौहान शासक सोमेश्वर का समय है, इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इस शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया है। और ये जो कुछ उपनाम है तो यहाँ पर अपने लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए उसके पश्चात में अपनी बात करें राज प्रशस्ति की, तो यह है 1676 ईस्वी की, 1676 ईस्वी की है राज प्रशस्ति। राजमंद झील की नोचों की बात पर 25 काली शिलाओं पर, जिसके कुल श्लोक है लगभग 1106, ये जो प्रशस्ति है वो उत्कीर्ण है। इसके द्वारा राज सिंह के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई है। इसके लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग, इंपॉर्टेंट है अपने लिए। और इसकी जो भाषा क्या है, संस्कृत है। राज प्रशस्ति में बप्पा रावल से जगत सिंह सेकंड तक का इतिहास देखने को मिलता है। और इसमें मेवाड़ मुगल संधि का भी देखने को मिलता है। तो मेवाड़ मुगल संधि के बारे में जो प्रथम साक्ष्य अपने को देखने को मिलती है, जो जानकारी देखने को मिलती है, वो कौन से शिलालेख या फिर प्रशस्ति से देखने को मिलती है, राज प्रशस्ति से देखने को मिलती है। इसके अलावा चारुमती के विवाह का वर्णन की जानकारी भी अपने को राज प्रशस्ति से मिलती है। जैसे किशनगढ़ की राजकुमारी थी कौन, चारुमती से, उससे विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन उसके पश्चात में लास्ट में जो विवाह हुआ था चारुमती का, वो किससे हुआ था, राज सिंह से हुआ था। घेवर माता का मंदिर, घेवर माता का मंदिर भी कहां पर बना हुआ है, राज प्रशस्ति या फिर इसके जो अपने देखते हैं राजमंद झील, इसके किनारे बना हुआ है। तो घेवर माता के बारे में एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि बिना पति के सती होने वाले, बिना पति के सती हुए थे, बिना पति के ये सती हुए, ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3-4 चीज ध्यान रखनी है कि राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की है और इसके जो लेखक है रणछोड़ भट्ट तेलंग है। और बप्पा रावल से जगत सिंह सेकंड तक आपने को इतिहास देखने को मिलता है। मुगल मेवाड़ संधि के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा घेवर माता के मंदिर के बारे में, साथ साथ में चारुमती की विवाह के बारे में भी जानकारी अपने को इसे राज प्रशस्ति से देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपनी कुंभलगढ़ प्रशस्ति जो है 1460 ईस्वी की। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। 5 काली शिलाओं का जो समूह है, लेकिन और ये वर्तमान में क्या है, उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। इसके रचयिता है कान्हा व्यास है। लेकिन अगर आपको स्पेशली पूछ लिया जाए कि डॉक्टर ओझा के अनुसार कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो वो है महेश और राणा हमीर को इसमें क्या बताया गया है, विषम घाटी पंचानन है बताया गया। राणा हमीर क्या उसको उन अन्य उपनाम है कि मेवाड़ के उद्धारक के नाम से जिनको जानते हैं राणा हमीर, जिनको एक उपनाम और है या फिर इनकी जो उपाधि है इस नाम से विषम घाटी पंचानन भी बोला जाता है। किसके अनुसार, कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है अपना चिरवा का शिलालेख। चिरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी का। चिरवा गांव उदयपुर से प्राप्त हुआ है। भाषा जिसकी संस्कृत है और उत्कीर्णकर्ता कौन है, रतन प्रभु सूरी है। इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, रतन प्रभु सूरी। और इसमें गोहिल वंशीय बप्पा रावल के वंशधर जेकर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, उनके बारे में वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपना वसंतगढ़ का शिलालेख जो है 625 ईस्वी का, 625 ईस्वी का। सिरोही जिले के वसंतगढ़ में स्थित है। चावड़ा वंश के शासक ब्रह्मलाद के समय का, इंपॉर्टेंट ये है कि चावड़ा वंश के शासक ब्रह्मलाद के समय का कौन सा शिलालेख है, वसंतगढ़ का शिलालेख, जिसकी भाषा है संस्कृत। लगभग जो यहाँ पर शिलालेख जो पढ़ रहे हैं अपने, उनकी भाषा किस प्रकार की देखने को मिलेगी, अपने संस्कृत ही देखने को मिलती है। गोहिल वंश के शासक शिलादित्य का उल्लेख मिलता है। जावर माता का मंदिर का निर्माण शिलादित्य के काल में करवाया गया था और वर्तमान में ये कहां पर है, राजकीय म्यूजियम अजमेर में स्थित है। क्या है, वसंतगढ़ का शिलालेख। इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि ब्रह्मनाथ के समय का कौन सा शिलालेख है, अपना वसंतगढ़ का शिलालेख। नेक्स्ट अपना ब्रह्मण माता का शिलालेख जो है 490 ईस्वी का। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के ब्रह्मण माता मंदिर से प्राप्त है। भाषा इसकी संस्कृत और इसके जो रचयिता है ब्रह्मसोम, इसके रचयिता कौन है, ब्रह्मसोम है। इंपॉर्टेंट अपने लिए है। और भाषा इसकी संस्कृत, लगभग की भाषा जैसे अपने पहले चर्चा कर चुके हैं, संस्कृत ही भाषा रहने वाली है।
अपराजिता का शिलालेख जो है 661 ईस्वी का। यह शिलालेख है नागदा गांव उदयपुर के निकटवर्ती कुंडेश्वर मंदिर में डॉक्टर ओझा को मिला है। इसमें गुहिल शासकों की उत्तरोत्तर विजयों के बारे में जानकारी देखने को मिलती है और इसके रचनाकार कौन है? दामोदर ने इसकी रचना की थी। अपराजिता का शिलालेख 661 ईस्वी का। कुछ चीजें हैं जो सिर्फ अपने को इनके जो सन के बारे में या फिर कब का है इससे संबंधित जानकारी ही ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपना कणसवा का शिलालेख जो है 738 ईस्वी का। कणसवा का शिलालेख कब का है? 738 ईस्वी का। कोटा के कणसवा गांव के शिवालय में लगा हुआ है। मौर्य वंशी राजा धवल की जानकारी मिलती है। मौर्य वंशी राजा धवल की जानकारी मिलती है किससे? कणसवा का शिलालेख से। और मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम शिलालेख भी कौन सा है? अपना कणसवा। कौन सा है? कणसवा। तो मौर्य वंश से संबंधित दो चीजें अपने इंपॉर्टेंट ली है, एक तो अपने जिसकी चर्चा आपने ऑलरेडी कर ली है बाबरू के बारे में, और नेक्स्ट अपना कणसवा का शिलालेख 738 मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम शासक, क्योंकि उसके पश्चात में जब यहाँ पर मौर्य जो शासक थे उसका जो स्थान ले लिया था या फिर मौर्य को हटाने के पश्चात में यहाँ पर कौन सा जो शासक वर्ग आया गया था? तो गुहिल गुहिल राजवंश अपने को जानकारी देखने को मिलती है। तो अंतिम जो जानकारी देखने को मिलती है मौर्य वंश से संबंधित वो कौन सा है? अपना कणसवा का शिलालेख, जो कहाँ पर मिला है? कोटा के कणसवा गांव में। और मौर्य वंशी राजा धवल की जानकारी देखने को मिलती है। इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। इंपॉर्टेंट अपने लिए कि मौर्य वंश की जानकारी देने वाला अंतिम शिलालेख कौन सा है? कणसवा। नेक्स्ट अपना रणकपुर प्रशस्ति जो है 1439 ईस्वी की। रणकपुर पाली के चौमुखा मंदिर में उत्कीर्ण है। भाषा जिसकी संस्कृत है और लिपि कौन सी है? नागरी है। इसमें बप्पा रावल और कालभोज को क्या बताया गया है? अलग अलग बताया गया है। अलग अलग बताया गया है। इसमें बप्पा रावल से राणा कुंभा तक का इतिहास देखने को मिलते हैं। प्रशस्तिकार की रचयिता कौन है? ये है अपने दीपाक। इंपॉर्टेंट अपने लिए रणकपुर प्रशस्ति के रचयिता या फिर प्रशस्तिकार कौन सा है? दीपाक है। कब की है? 1439 ईस्वी के हैं। बप्पा रावल से राणा कुंभा तक का इतिहास देखने को मिलती है और बप्पा रावल और कालभोज को क्या बताया गया है? अलग अलग बताया गया है। नेक्स्ट अपना श्रृंगी ऋषि का शिलालेख जो है 1428 ईस्वी का। श्रृंगी ऋषि नामक स्थान उदयपुर से में स्थित है। भाषा जिसकी संस्कृत है। रचनाकार कौन सा है? वाणी विलास योगेश्वर। इस शिलालेख में राणा मोकल के तुलादान की जानकारी मिलती है। राणा मोकल के बारे में इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि राणा मोकल के तुलादान की जानकारी इंपॉर्टेंट है कि तुलादान की जानकारी अपने को कौन से शिलालेख से देखने को मिलती है? तो श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है 1428 ईस्वी का, वहां पर अपने को तुलादान से संबंधित जानकारी देखने को मिलती है, जो किस से संबंधित है? राणा मोकल से संबंधित। इस शिलालेख में राणा मोकल द्वारा एक लिंग मंदिर के चारों ओर प्राचीर बनाने का भी उल्लेख है। तो राणा मोकल के द्वारा क्या किया गया था? एक लिंग मंदिर है उसका अपने कुछ जीर्णोद्वार बोल सकते हैं या फिर जो इसकी प्राचीर है उसका जो निर्माण करता भी कौन सा है? राणा मोकल के द्वारा। तो आपको ये बताना है कि एक लिंग जी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आपका इसका आंसर कमेंट के माध्यम से करना है कि एक लिंग जी मंदिर का जो निर्माण करता कौन है? किसके द्वारा एक लिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया गया था? नेक्स्ट अपना घटियाला का शिलालेख जो है 861 ईस्वी का, जो है फलौदी जिले में। भाषा है जिसकी संस्कृत और गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक के काल का शिलालेख है और मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके रचयिता भी कौन है? मग है और उत्कीर्णकर्ता कौन है? स्वर्णकार कृष्णेश्वर। देखिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंतर्गत घटियाला शिलालेख के बारे में स्टेटमेंट फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें 4 स्टेटमेंट थे, उसमें से एक आपको बताना था कि कौन सा गलत है। तो इनकी चर्चा आपने करें कि घटियाला का शिलालेख है उसके अंतर्गत मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन देखने को मिलता है। एक स्टेटमेंट तो उसके अंतर्गत ये था। साथ-साथ में गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक के काल का शिलालेख है या फिर अपनी बात नहीं, गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी का जो स्रोत है वो कौन सा है? अपना घटियाला का शिलालेख। साथ में अपने ध्यान रखना है ये 4 भागों में, उसमें एक स्टेटमेंट था यह कितने भागों में है? तो 4 भागों में है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी चर्चा आपने यहाँ पर की है कि जो एक एग्जाम हुआ था कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, उसमें घटियाला के शिलालेख से संबंधित स्टेटमेंट फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन आया था। 3 जो स्टेटमेंट थे घटियाला के शिलालेख से संबंधित था, एक यहाँ पर रॉन्ग दिया गया था, वही आपको छांटना था, जिनकी चर्चा आपने कर ली थी। पहला स्टेटमेंट उसमें था कि यह कितने भागों में है? 4 भागों में है। इसके अलावा कि गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक के काल का जो शिलालेख है या फिर ककुक की जानकारी का स्रोत कौन सा है? वो है अपना घटियाला शिलालेख। और मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है? वो भी कौन सा? अपना घटियाला का शिलालेख। ये सारी चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसकी चर्चा आपने की, जैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट अपना रायसिंह प्रशस्ति या फिर जिसको अपने बीकानेर की प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, 1594 ईस्वी का है। यह प्रशस्ति महाराजा रायसिंह जी के द्वारा बीकानेर किले जूनागढ़ की सूरजपोल पर लगवाई गई है। इसके रचयिता कौन है? जयिता नामक जैन मुनि था। और राव बीका से रायसिंह के बीकानेर के शासकों का वर्णन। तो राव बीका ने जो बीकानेर में स्थापना की थी और रायसिंह का मतलब ये जो प्रशस्ति किसके द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई है?
राय सिंह के द्वारा करवाई गई है। तो राव बीका से लेकर राय सिंह तक के इतिहास की जानकारी जो प्रमुख स्रोत अपने मान सकते हैं वो कौन सा है, राय सिंह प्रशस्ति या फिर बीकानेर प्रशस्ति 1594 ईस्वी का। इसके अलावा इस प्रशस्ति के अनुसार जूनागढ़ का जो निर्माण है 1589 से 1594 के बीच में राय सिंह के मंत्री करमचंद की देखरेख में संपन्न हुआ था। इंपॉर्टेंट अपने लिए ये कि पहली चीज तो कि बीकानेर का जो अपना दुर्ग है या फिर जो जूनागढ़ है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, राय सिंह के द्वारा। लेकिन इसकी जो प्रारंभिक है या फिर जूनागढ़ किले का जो प्रारंभिक निर्माण करता है वो कौन सा है, राव बीका। राव बीका के द्वारा स्टार्ट करवाया गया था और उसके पश्चात में जो वर्तमान स्वरूप अपने देखते हैं बीकानेर किले का या फिर जूनागढ़ का, वो किसके द्वारा करवाया गया, राय सिंह जी के द्वारा। लगभग 5 साल तक इसका निर्माण कार्य चला था 1589 से 1594 के बीच में। और किसकी देखरेख में पूछ लिया जाए तो इनके मंत्री थे राय सिंह जी के मंत्री करमचंद की देखरेख में इसका निर्माण कार्य संपन्न करवाया गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है अपने को बीकानेर के इतिहास से संबंधित, जहां अपने को इंपॉर्टेंट जो जानकारी देखने को मिलती है राव बीका से राय सिंह जी की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है उसे अपने बोलते हैं राय सिंह प्रशस्ति या फिर बीकानेर की प्रशस्ति 1594 ईस्वी का है ये। चलिए नेक्स्ट अपना जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 ईस्वी का उदयपुर के जगन्नाथ मंदिर में उत्कीर्ण है, जिसके रचयिता है कृष्ण भट्ट, जिसमें अपने को हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी देखने को मिलती है। भुजकला का शिलालेख है 815 ईस्वी का, जिसकी खोज की थी ब्रह्म भट्ट नानूराम द्वारा। बिलाड़ा जो है वर्तमान में जोधपुर ग्रामीण के पास में भुजकला गांव से मिली है और यह नागभट्ट प्रतिहार के समय का है। इंपॉर्टेंट अपने लिए नागभट्ट प्रतिहार के समय की जो शिलालेख कौन सा है, भुजकला 815 ईस्वी का यह शिलालेख। नेक्स्ट अपना आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख जो है 1612 ईस्वी का। भाषा है जिसकी संस्कृत और लिपि कौन सी है, नागरी। लिपि कौन सी है अपनी, इसकी नागरी। इसमें कछवा वंश को रघुकुल तिलक कहकर संबोधित किया गया। इंपॉर्टेंट अपने लिए है कि कौन से जो शिलालेख के अंतर्गत है, जो जयपुर के जो शासक है कछवा जो शासक है उसको क्या बोला गया है, रघुकुल तिलक के नाम से संबोधित किया गया। तो वो अपना कौन सा है, आमेर का शिलालेख। नेक्स्ट अपना नाथ प्रशस्ति जो है 971 ईस्वी का। लकुलिश मंदिर, जो लकुलिश मंदिर उदयपुर में स्थित है और इसकी जो भाषा है संस्कृत है। गुहिल शासक नरवाहन के समय का यह महत्वपूर्ण लेख है। एक लिंग जी की पूजा करने वाले योगियों का वर्णन देता है और इसके जो रचयिता है वो कौन है, अमर कवि। रचयिता कौन है, अमर कवि। ये जो नाथ प्रशस्ति है वो जो एक लिंग जी का मंदिर है उसी के पास में एक मंदिर और है जिसको अपने बोलते हैं लकुलिश मंदिर, वहां पर स्थित है और जिसकी भाषा क्या है, संस्कृत है, जिसके रचयिता कौन है, अम्र कवि। इंपॉर्टेंट अपने लिए है इसके रचयिता, ठीक है। और ये गुहिल शासक नरवाहन के समय का महत्वपूर्ण लेख है। नेक्स्ट अपने किराड़ो का लेख जो है 1161 ईस्वी का। बाड़मेर की किराड़ो में एक शिव मंदिर में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। परमार शाखा का ये वंशक्रम बताता है। इसमें परमारों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है और इसके जो प्रशस्तिकार है वो कौन सा है, नरसिंह। वो कौन से है, नरसिंह। देखिए यहाँ पर आपने बताया कि परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से बताई गई, ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से। तो अपने राजपूती उत्पत्ति के संबंध में जब पढ़ते हैं तो जो अपने यज्ञ हुआ था एक यज्ञ, उसके अंतर्गत 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई थी। उसके अंतर्गत एक मानी जाती है कौन सी, प्रमार। प्रमार। तो ये जानकारी अपने को कौन से लेख से देखने को मिलती है, किराड़ो का जो लेख है 1161 ईस्वी का, वहां पर अपने को ये जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना अचलेश्वर का शिलालेख 1285 ईस्वी का, जिसके लेखक है शुभ सिंह या फिर शुभ चंद्र और इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, करम सिंह सूत्रधार। बापा से लेकर समर सिंह के काल तक इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। वेणेश्वर का शिलालेख यह है 1866 ईस्वी का। तो डूंगरपुर के वेणेश्वर में महारावल आसकर्ण के समय का है। देखिए डूंगरपुर के वेणेश्वर में क्या है, महारावल आसकर्ण के समय का है। इनकी पत्नी प्रिमल देवी ने डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी और इसके किनारे नौलखा प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। और यह इंपॉर्टेंट ये है इसके लिए कि हस्ताक्षर युक्त जो शिलालेख है जिसमें मेजर एम मैकेंजी और हिल्ली टेक्स्ट के इंग्लिश में सिग्नेचर है। मतलब क्या ध्यान रखना आपने के लिए कि हस्ताक्षर जो शिलालेख है वो कौन सा है, गणेश्वर का शिलालेख 1866 ईस्वी का। तो इसके अंतर्गत देखें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमा है वहां पर एक शिवालय है या फिर मंदिर है, जिसको अपने किस नाम से जानते हैं, वेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों रियासतों के बीच में इस मंदिर को लेके एक विवाद चल रहा था। तो इस विवाद के समाधान के तहत लास्ट में जो एक फैसला हुआ था या फिर इनकी जो मध्यस्थता के पश्चात में जो इनकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो सीमाओं का जो निर्धारण हुआ था उसकी जानकारी अपने को कहां से देखने को मिलती है, गणेश्वर शिलालेख के अंतर्गत देखने को मिलती है। और लास्ट में इस पर जो साइन हुए हैं या फिर सिग्नेचर हुए हैं किसके, हस्ताक्षर शिलालेख के बारे में जिसको अपने देखते हैं, जिसमें सिग्नेचर है मेजर एम मैकेंजी और हिली टेक्टस के इंग्लिश में इनके सिग्नेचर है। तो इनसे संबंधित अपने को चीजें ध्यान रखने इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है कि हस्ताक्षर युक्त शिलालेख कौन सा है अपना, गणेश्वर का शिलालेख 1866 ईस्वी का। नेक्स्ट अपना समाधीश्वर लेख 1428 ईस्वी का जो है चित्तौड़गढ़ जिले में। इस शिलालेख में राणा हमीर की तुलना ब्रह्मा जी से, शंकर जी से, विष्णु जी से और कर्ण से की गई है। रचनाकार है एकनाथ
और इसके उत्कीर्ण करता है विशल मेवाड़ राज्य के वास्तुकार एवं शिल्पियों का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है अपने समाधीश्वर का लेख जो है 1428 ईस्वी का, इसके अंतर्गत राणा हमीद की तुलना किससे की गई? ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी और कर्ण से की गई। इम्पोर्टेंट अपने लिए ये हो जाता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है अपना सारण का शिलालेख जो है 1580 ईस्वी का। सती प्रथा का उल्लेख जो रावचंद्र सेन के साथ सती हुई थी। रावचंद्र सेन के साथ है सती या फिर सती प्रथा की जानकारी जो देने वाला जो स्रोत है अपना कौन सा है? सारण के शिलालेख। माना जाता है कि इसकी जहाँ पर प्रतिमा लगी है 5 जो एक फोटो के साथ में जो सिग्नेचर या फिर जो सॉरी जो महिलाओं की जो फोटो देखने को मिलती है, तो इनके साथ में सती होने का प्रमाण या फिर अपने को एक आइडिया लगा सकते हैं कि इनके साथ ये जो महिलाएं हैं जिनकी फोटो है वो क्या हुई थी? सती हुई। सती प्रथा का उल्लेख या फिर जो जानकारी वाला अपना जो प्रमुख स्रोत कौन सा है? सारण का शिलालेख जो है 1580 ईस्वी का। इसके अलावा है अपना ग्वालियर का शिलालेख जो है 1776 ईस्वी का। जगदीश मंदिर ग्वालियर जयपुर ग्रामीण से ये प्राप्त हुई है। इस शिलालेख में जगदीश मंदिर की सुरक्षा हेतु हिंदुओं को गोमाता की और मुस्लिमों को सूअर की कसम का वर्णन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है अपने लिए कि इस शिलालेख के अनुसार, इस मतलब कौन सा शिलालेख है? ग्वालियर का जो शिलालेख है, इसके अनुसार जगदीश मंदिर की सुरक्षा के लिए हिंदुओं को गोमाता की और मुस्लिमों को सुअर की कसम का वर्णन देखने को मिलता है। और जगदीश मंदिर की जो तुलना है किससे की गई है? कैलाश पर्वत से की गई है। तो ये है अपने को ग्वालियर शिलालेख से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं अपने वो चीजें ध्यान में। तो ये था अपना सेशन राजस्थान के प्रमुख शिलालेख से संबंधित। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं तो फैक्ट बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट बनते हैं उनको एक साथ अपने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। बाकी शिलालेख या फिर अपने राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत के जो अन्य पार्ट है जिसकी चर्चा अपने सबसे पहले की थी, इसको अपने 3 भागों में बांटा था। कौन से हैं? इसमें है शिलालेख जिसकी चर्चा अपने यहाँ पर कर ली है, जो ताम्रपत्र और सिक्के और मुद्रा है उनकी चर्चा अपने एक नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं। तो ये था अपना आज का सेशन शिलालेख के संबंधित। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। इसलिए क्लास के लिंक को अन्य साथियों के साथ शेयर करना है। साथ-साथ में चैनल पे नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा अपना जो टेलीग्राम का जो चैनल है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।